तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर एक बार पढ़ रहे हैं सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पार्टिकल पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 7.1 जो कि कहता है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यानी बात प्योर रोटेशन की कहता है, फिक्स्ड एक्सिस मतलब प्योर रोटेशन। उसी के थोड़े से फॉर्मूले देगा। काइनेमेटिक्स मतलब जैसे 1D में हमने पढ़ा था v स्क्वायर को यूज कर प्लस 2as वगैरह, उनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले रोटेशनल मोशन में देंगे। काइनेमेटिक्स के नाम पे हमें याद आता है M1D, जहाँ फोर्स की बात नहीं करते थे, केवल इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते थे। आज वही सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने 1D मोशन में पहले पढ़ी थी, v स्क्वायर को यूज कर प्लस 2as, v को u प्लस 80 और s को ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उन्हीं के शायद रोटेशनल एनालॉग हम पढ़ेंगे। पढ़ता हूँ क्या कह रहा है, पैराग्राफ पढ़ता हूँ। कहता we have already indicated the analogy between rotational motion and translational motion। ठीक है, they are उनके टर्म्स, ट्रांसलेशनल मोशन के कुछ टर्म्स के रोटेशनल एनालॉग हमको पता है। जैसे वहाँ मोमेंटम था और यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, वहाँ फोर्स था, यहाँ टॉर्क है, वहाँ एक्सीलरेशन था, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन है, वहाँ मास था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। For example, the angular velocity omega plays the same role in rotation as the linear velocity v in translation. We wish to take this analogy a bit further. In doing so, we shall restrict the discussions only to rotation about fixed axis. Rotation का मतलब ही है about fixed axis. This case of motion involves only one degree of freedom, that is, needs only one independent variable to describe the motion. आप define कर सकते हैं degree of freedom. Degree of freedom पर ये important नहीं है। Degree of freedom, इस पे क्रॉस लगा दीजिए और लिख दीजिए the variable needed to describe a motion. Independent variable needed to describe a motion is called degree of freedom. इसको degree of freedom कहते हैं। लिख सकते हैं for a body moving in a straight line, for a body undergoing translational motion, for a body moving in a straight line, a body moving in a straight line is said to have only one. A body moving in a straight line is said to have only one. Translational degree of freedom is said to have only one. Translational degree of freedom. Degree of freedom को हम बाद में DOF से short form में लिखा करेंगे। तो as of now ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और आप इस पे क्रॉस लगा दीजिए और इसे पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए। सी बात है कि अगर कोई बात का बहुत काम किया तो एक ही बात तो नहीं पढ़ाई जाएगी, इसे बहुत बार पढ़ाया जाएगा। आगे कहता है we recall that for specifying the angular displacement of the rotating body, we take any particle p on the body, its angular displacement theta, the plane it moves is the angular displacement of the whole body. मैं इसे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, angular displacement बस वही theta है। Theta is measured from a fixed direction in the plane of motion of p, which you take to be the x-axis chosen parallel to the x-axis. X dash है कि x से कुछ important नहीं है। The axis rotation is the z-axis and the plane of motion of the particle is the xy plane. Because 7.33 also shows theta on the angular displacement is 0. सभी बातें इग्नोर कर दी जाए। We shall also recall that angular velocity is the time rate of change of angular displacement. हाँ, ओमेगा का फॉर्मूला d थीटा by dt को काम कर रही है, वो रिवाइज हो गया, बस इतना ही। ओमेगा v है ds by dt और ओमेगा है d theta by dt. Note since the axis of rotation is fixed, there is no need to treat angular velocity as a vector. है ना? ऐसे तो angular velocity vector होता है, पर ये हर बार उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। ज्यादातर डिस्कशंस में एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर ट्रीट ना किया जाए, आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कोई अगर से पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है तो हाँ ये वेक्टर होता है, और उसके अलावा उसके वेक्टर होने के एहसास में ज्यादातर आप भूल ही जाए तो अच्छा है। बाकी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r में हाँ ओमेगा वेक्टर है, अदरवाइज ओमेगा के वेक्टर होने के सेंस को आप भूल जाए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा बाय dt है, हाँ ये सब तो समझता हूँ। जो ओमेगा है वो थीटा बाय dt है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो d ओमेगा बाय dt है और dt ऑफ d थीटा बाय dt है। सो दिस थीटा बाय dt स्क्वायर। फॉर्मूले जहां भी आएंगे, फॉर्मूलों को तो हम अच्छे से हर बार पूरी इज्जत देंगे, थियरी को जरूर हम उड़ा देंगे, ज्यादा रुकेंगे नहीं वहां पर।
the kinematical quantities in rotational motion, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration respectively are analogous to kinematic quantities in linear motion, displacement, velocity, acceleration. तो भाई वो कह रहा है जो चीज वहाँ x थी वो चीज यहाँ थीटा है तो वहाँ b थी और वहाँ थीटा है तो चीज वहाँ b थी वहाँ थीटा ये कह रहा है ये लिनियर वेरिएबल्स है हम देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये लिनियर वेरिएबल्स है और ये एंगुलर वेरिएबल्स एंगुलर का रोटेशन ये अभी तक भी कुछ नया आज हमने पढ़ा नहीं है और वो कहता है वी नो दैट द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन v is equal to v naught plus at x is equal to something v square is equal to something x is not initial displacement है v zero initial velocity है but initial refers to the value of the quantities at t is equal to 0 initial की ये definition फिर भी थोड़ी बहुत काम आ सकती है वो आप पहले ही लिख लीजिए initial means the moment initial means moment which we regard as t equal to 0 the moment which we regard as t is equal to 0 उसे initial कहते हैं अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे कहता है वेलोसिटी की इक्वेशन देता है और बोलता है ये 12 बजे वेलोसिटी बताइए जहां हमने टाइम को 12 बजे से गिनना शुरू किया है तो 12 बजे वेलोसिटी है ना हमारी कैलकुलेशंस के लिए वो t is equal to 0 जब से आपने टाइम मेजर करना शुरू किया है जब से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है उस टाइम को इनिशियल कहते हैं वहां जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बस फिर फिलहाल इसको छोड़ दें इतना इनिशियल के बारे में जो भी मैंने ये बात फिलहाल लिखवाई है उसको फिर से 2 स्टार दे दीजिए कभी कोई सवाल आएगा तो ही आपको चीजें क्लियर हो इनिशियल मींस द मोमेंट यू स्टार्ट काउंटिंग टाइम अगर 12 बजे आपने घड़ी स्टार्ट की है स्टॉप वॉच तो 12 is t is equal to 0 and 12 बज के 2 सेकंड is t is equal to 2 सेकंड जब आपने अपनी घड़ी स्टॉप वॉच शुरू की आपने अगर दोपहर के 1 बजे अपनी स्टॉप वॉच शुरू की कोई ऑब्जर्वेशन के लिए तो t is equal to 0 जो आपकी स्टॉप वॉच है वो उस घड़ी का 1 बजे तो ज्यादातर सवालों में अगर वो बोलता है कि मैंने सब 12 बजे टाइम करना शुरू किया है तो t is equal to 0 उसका 12 बजे ही वेलोसिटी बताइए तो 12 बजे तो टाइम आपने करना शुरू किया था तो वो इंस्टेंट t is equal to 0 का खैर ओके इसको भी फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं सवाल में कहीं आएगा तो हम इससे सीखेंगे अभी तो इसे उड़ा अगर नहीं क्लियर है तो भी उड़ा दें सवाल अगर ये काम की बात है तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल आपको आएगा जरूर और तभी आप सीख पाएंगे थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस बिना क्वेश्चन के तो और कंफ्यूजन बढ़ाती है तो जो भी मैथमेटिकली सब्सटेंशिएट न किया जा रहा हो उसको आप इग्नोर कर दें तो आप समझदारी है किस चीज की टेंशन का है the corresponding kinematic equations for rotational motion surface when we will now see the kinematic equations the linear motion और ये है angular motion तो linear motion में एक इक्वेशन है कि v naught plus at v naught is initial velocity second है x is equal to x naught plus v naught t तो u v plus half at square ये initial velocity को v naught कह रहा है और थर्ड इक्वेशन है v square is equal to v naught square plus 2ax v naught is initial velocity और x naught इन t is equal to 0 पे पार्टिकल कहाँ था मेरे इक्वेशन में t को 0 डाला हुआ है ये मेरा ओरिजिन जरूर है पर जब से मैंने टाइम देखना शुरू किया तो ऑलरेडी पार्टिकल यहाँ था ये इसकी इनिशियल पोजीशन है हम लोग ज्यादातर इसे 0 ही मानते हैं कभी-कभी इस पर अच्छा सवाल बनता तो है t is equal to 0 पे अगर x की कुछ वैल्यू बन रही है मतलब जब से आपने टाइम देखना शुरू किया तो ऑलरेडी पार्टिकल यहाँ था ये उसकी इनिशियल पोजीशन है तो ज्यादातर इसे 0 ही मानते हैं इसलिए आप चिंता न करें बोल रहा है x0 इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं इनिशियल पोजीशन कहना चाहूंगा v naught is initial velocity तो बोल रहा है the word initial refers to the value of the quantities at t is equal to 0 अब इसके रोटेशनल एंगुलर एनालॉग बोल रहा है ओमेगा is equal to omega naught plus alpha t
ये V हो गया, ये V नॉट हो गया, ये हो गया, ये T हो गया। और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर। तो V नॉट की जगह आप ओमेगा नॉट डाल दीजिए और A की जगह अल्फा डाल दीजिए और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा। आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लेनी है और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है। ये जो थीटा है इसको से थीटा माइनस थीटा नॉट करके क्या है, ये हम थीटा ही लिखते हैं, हम थीटा ही करके लिखते हैं। थीटा इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बस ठीक है, ये फिगर वगैरह भी इग्नोर करते हैं। फिगर 7.33 जो दिया है उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इन पर ही ध्यान दिया जाए, इन पर बढ़िया न्यूमेरिकल होते हैं। ये थीटा माइनस थीटा 0 है, मतलब जो आपने जब से टाइम मेजर करना शुरू किया उसके बाद पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसा कि यहाँ जब से आपने टाइम मेजर करना शुरू किया उसके बाद पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके बढ़िया है, ये बस इन पर आप 5 स्टार इन पे 5 स्टार देते हैं। हम तो ज्यादातर इसको भी 0 ही बोले, तो हम तो इसको अलग से लिख देते हैं ओमेगा से ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी थीटा इज इक्वल टू रूट टी प्लस हाफ a स्क्वायर रूट टी प्लस हाफ a स्क्वायर एंड e स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। आपको बस इन की चिंता करनी, इसको अलग से लिख के इन पे 5 स्टार देते हैं। हाँ ये हमको ये बहुत बढ़िया चीज सीखी है, इन पे न्यूमेरिकल आपको जरूर प्रैक्टिस करने को, पर में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी तो ये M1D में तो इनकी प्रैक्टिस हो ही चुकी है। M1D में आप जैसे सवाल कर चुके हैं वैसे ही सवाल आएंगे, कोई तकलीफ इनमें आपको नहीं आएगी। एग्जांपल 7.13 देख लो तथा obtain 7.38 from first principle, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसमें वो कुछ इनिशियल कंडीशंस वगैरह दी हैं उसे इग्नोर कर दीजिए आप। मैं तो डेरिवेशन ऐसे ही करता हूँ, डेरिवेशन के नाम पे तो छोड़ ही दीजिए, कुछ वो इंटीग्रेट करना है मैं उसे काम कर सकता हूँ। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से मैं ये करा सकता हूँ, जो एनसीईआरटी ने दिया है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं करा रहा, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। Initial angular velocity is equal to omega naught. That is that the initial angular velocity है omega naught है, angular acceleration is equal to phi omega as a function of time. I have to obtain, we have to obtain equation of omega in terms of alpha. Think of formula. Omega alpha. मुझे ओमेगा की इक्वेशन चाहिए, ये मतलब आप इसे रिवाइज करते वक्त नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन शायद सीख जाएंगे हम लोग। हमें ओमेगा की इक्वेशन चाहिए अल्फा के टर्म्स में, तो शायद अल्फा का फॉर्मूला है d ओमेगा बाय dt, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे इसमें अननोन है ओमेगा, मुझे निकालना है ओमेगा को, तो ओमेगा का ये जो डी ओमेगा का टर्म है ना, इसको मैं एलएचएस पे ले आता हूँ,
जरूर मैं इसे रीअरेंज करता हूँ, तो मैं इसे रीअरेंज करता हूँ तो अल्फा है डी ओमेगा बाय डी, इसका मतलब डी ओमेगा है अल्फा डी। जो अननोन है वो एलएचएस पे होना चाहिए। और अब तो फिर आपको ऐसा लगता है शायद फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको डी ओमेगा में से ओमेगा निकालना है, तो आपको डी वाला साइन हटाना है। चलिए दीजिए, वी हैव टू रिमूव द डी साइन। अगर डी साइन हटाना है तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट। डी साइन अगर आपको हटाना है, डिफरेंशिएशन का साइन हटाना है, तो इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन भी तो होएगा, इसी को इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी। अगर डिफरेंशिएशन का साइन हटाना है तो इंटीग्रेट करिए। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसे छोड़ा जा सकता है। अब अगर कुछ कांस्टेंट है कहीं तो उसे बाहर ले आइए। शायद मैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन से अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आइए। इंटीग्रेशन डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी। मेरे को यार ओमेगा की इक्वेशन चाहिए थी अल्फा के टर्म्स में, तो अल्फा और ओमेगा में कोई और रिलेशन तो शायद मुझे याद समझ में आया नहीं। अल्फा था डी ओमेगा बाय डी टी, अननोन था ओमेगा, उसको मैं एलएचएस पे ले गया। पूरा डी इंटू ओमेगा टाइप का तो नहीं है, डी ओमेगा मतलब छोटा सा ओमेगा, तो पूरा डी ओमेगा एलएचएस पे जाएगा। अब डी हटाना है तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा, और कुछ कांस्टेंट है अल्फा तो मैं उसे बाहर ले आया। अब पुट लिमिट्स, proper limits of integration on both sides. जहां डी ओमेगा है वहां ओमेगा की लिमिट्स डालिए, और जहां डी टी है, जहां इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं वहां टाइम की लिमिट्स डालिए। मतलब तो लिमिट्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा की लिमिट्स शुरू में वो ओमेगा नॉट था और बाद में बढ़ के ओमेगा हो गया। और लिमिट्स ऑफ डी टी, सॉरी लिमिट्स ऑफ टाइम, टाइम शुरू में था 0, पहले टी इक्वल टू 0 था और बाद में टी इक्वल टू टी हो गया। ये सब इग्नोर किया जा सकता है। इन्होंने कहा था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, एनसीईआरटी ने डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में इसे सॉल्व नहीं किया। मैं इसे लिमिट्स सिखाना चाहता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन आपको सीखना ही हो तो आपको प्रॉपर लिमिट्स अगर आप सोच लें तो वह इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला झंझट खत्म हो जाता है। इफ यू सॉल्व इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सभी का सभी पूरी तरह छोड़ दिया जा सकता है, कम से कम इनिशियली 3-4 रीडिंग्स में तो उसको इग्नोर मारा जा सकता है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इसको ऐसा इंटीग्रेशन टाइम शुरू में 0 था और बाद में टी, टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, और टाइम जब बाद में टी है तो एंगुलर वेलोसिटी का जनरल नाम है ओमेगा। टाइम 0 से बढ़ के टी हुआ है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से बढ़ के किसी जनरल वैल्यू ओमेगा को प्राप्त की। लिमिट्स हमें तकलीफ देती है, लिमिट्स में हमें बड़ा एक्चुअली शुरू में एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, इट विल टेक अ व्हाइल बिफोर यू अटेन कॉन्फिडेंस इन इट। सो इसको इग्नोर ही करते चलें, होते हुए देखते चलें। बस बहुत ही 10% कॉन्सेंट्रेशन से केवल देख लें कि हाँ ये कुछ हो रहा है। जब 10-20 बार ऐसे सवाल आपके सामने से गुजर जाएंगे तो आप अपने आप फिर किसी दिन जाग जाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा विल बी ओमेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n plus 1 upon n plus 1, और ये r है ओमेगा टू द पावर 0 d ओमेगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। खाली इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मतलब है ये से हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 0 plus 1 upon 0 plus 1, ये हो जाएगा ओमेगा। मुझे तो मालूम है इंटीग्रेशन का साइन और डिफरेंशिएशन का साइन चिपके चिपके आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। इसका इंटीग्रेशन आएगा
इसका जो इंटीग्रेशन आएगा एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। छोटे छोटे डी ओमेगा को जब आप ऐड करोगे, छोटे छोटे डी ओमेगा को ऐड करोगे तो आपको टोटल बड़ा सा ओमेगा मिल जाएगा। इसलिए अगर मैं इस डिस्कशन को यहाँ जारी रखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हो जाएगा ओमेगा और ये इसकी लिमिट्स है ओमेगा नॉट ओमेगा ये अल्फा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा टी और ये इसकी लिमिट्स है तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0 ओमेगा माइनस ओमेगा टी मेरे हिसाब से डेरिवेशन को सॉल्व करें बस बिना प्रूव करें। डेरिवेशन कुछ आपको हल्का फुल्का भी कुछ मोटे तौर पे समझ में आया हो तो भी चलेगा। Derivation can be and should be ignored. Derivation should be ignored. ये एक बार में क्लियर नहीं होगा और आवश्यकता भी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ये बड़ा प्यारा टूल है, मैथमेटिकल टूल है, बड़ा प्यारा और एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान भी है, बट इट विल टेक अ व्हाइल, उससे पहले भी आपको आसान लगे। तो अभी तो सिर्फ हम इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और यहाँ कुछ थोड़ा बहुत हमारा कम से कम यही रिवाइज हुआ, यही सही। लिमिट्स में ही केवल प्रॉब्लम आती है और फिर उसके बाद करते क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इक्वल टू अपर लिमिट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इक्वल टू लोअर लिमिट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इक्वल टू अपर लिमिट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इक्वल टू लोअर लिमिट। ये सब भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ रिवाइज हुआ, इग्नोर करें तो ज़्यादा समझदारी है। बस रिजल्ट हम एनसीईआरटी की सॉल्यूशन इसको ना पढ़ा जाए, उन लोगों ने इसे सॉल्व किया एज इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। हमें आपको डराना हो बड़े बड़े नाम से तो हम ये नाम कहेंगे कि भाई कोई इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है और कोई डेफिनेट इंटीग्रल होता है, आपको इंटीग्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है बेसिकली, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं काम की बात पे आ रहा हूँ, शायद एग्जांपल 7.14 पे आ रहा है, बाकी भी वो डेरिवेशंस कह रहा है आप कर सकते हो। 7.40 वो सब कहता है इट इज लेफ्ट एन एक्सरसाइज, तो मैं उनको नहीं कर रहा। एग्जांपल 7.14 द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 rpm। यहाँ बढ़िया चीज है, पहले मैं आपको तैयार कर इसलिए वहाँ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, पहले तो मैंने पढ़ाया हुआ है तो शायद एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, we are given rotational speed in rpm, we are given rotational speed as n rpm, capital N rpm। रोटेशनल स्पीड हमें दी है, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। ये रिवॉल्यूशन है कि रोटेशन है ये चिंता का विषय नहीं है, दोनों में वैलिड होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आरपीएम रोटेशन पर मिनट भी कहलाएगा और रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कहलाएगा, एज द केस में भी। अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के आसपास चक्कर लगा रही है तो वो रोटेशन पर मिनट का केस होगा, और अगर अर्थ सन के आसपास चक्कर लगा रहा है तो वो रिवॉल्यूशन पर मिनट कहलाएगा। फॉर्चुनेटली दोनों का फॉर्मूला है, पता करो कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग ओमेगा। आपको आरपीएम दिया गया है, आपको ओमेगा निकालना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसके 4 स्टार दूंगा। ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का नाम है तो एंगल अपॉन टाइम। अगर मैं वन फुल रोटेशन की बात करूं, रोटेशन है कि रिवॉल्यूशन है, यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे जो मन में आए बोल रहे। तो एक फुल रोटेशन में जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है रेडियस, और उसमें जो टाइम लगता है वो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और थीटा है 2 पाई और स्मॉल टी है कैपिटल टी। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी,
जो 1.9 है वो फ्रीक्वेंसी है, n is equal to frequency in hertz or in RPS. टाइम पीरियड का 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ये आपको बताता है एक चक्कर कितने सेकंड में लगा। अगर एक चक्कर 0.1 सेकंड में लगा तो इसका मतलब एक सेकंड में 1 अपॉन 0.1 10 चक्कर लगेंगे। और फिर वही आरपीएस भी है। मुझे पहले आपको लिखवाना ही चाहिए था, इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा तो मैं आपको टाइम पीरियड दे दूंगा और कहूँगा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह ओमेगा का फॉर्मूला आ चुका है, बेसिकली थीटा बाय टी और हमें 2 पाई। अब मैं इसको n/60 भी लिख सकता हूँ। ये आरपीएस में है और ये आरपीएम में। अगर पर सेकेंड 1 रिवॉल्यूशन लग रहा है तो पर मिनट 60 रिवॉल्यूशन लगेंगी। अगर आपको n देता है आरपीएम में तो पहले उसे आप 60 से डिवाइड लगाइए, 60 से डिवाइड करिए, आरपीएस में लाइए। ये ओमेगा का फॉर्मूला है। इसे और फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, तब आप और ज्यादा इसे बेटर कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टाइम पीरियड है इसकी यूनिट है सेकंड्स, जो n है इसकी यूनिट या तो हर्ट्ज होती है या आरपीएस होती है, और जो n है इसकी यूनिट आरपीएम होती है, और जो ओमेगा है इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड। इसको खाली पर सेकंड भी बोलते हैं, इसी को पर सेकंड। इन दोनों में चिंता होती है। इन्होंने बातें आपसे पर सेकंड में की हैं कि रेडियन पर सेकंड में की हैं, इनमें बड़ा फर्क है। वही वार्निंग लिख लीजिए। चेक द यूनिट्स, check the units whether they are per second or radian per second. यूनिट्स को आप जरूर चेक करें। 5 स्टार दे दीजिए इस वार्निंग पे, इसकी आदत डालिए। 5 स्टार वार्निंग तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको जो जानकारी यूनिट दी है, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस की यूनिट पर सेकंड है कि रेडियन पर सेकंड है, वो बताएगा कि फ्रीक्वेंसी को एक्स से भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से भी लिखते हैं और ऐसे न्यू से भी लिखते हैं। एन यू फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए कई तरीके हैं। थोड़ा बी जैसा दिखता है, गामा से थोड़ा छोटा होता है। ऑप्शंस पर सेकंड में जानकारी दी गई है कि पर रेडियन पर सेकंड में दी गई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी कैलकुलेशंस को चेंज करा है। मैं आपको और फर्दर क्लियर कराता हूँ। आप क्वेश्चन दीजिए। A rotating table makes 10 rotations in 20 seconds. 10 rotations in 20 seconds. To calculate the time period. Calculate the time period. और उसमें आप लिख दीजिए, उसमें मैंने बोला 10 rotations in 20 seconds. Calculate the time period. तो टाइम पीरियड को फिर से डिफाइन करते हैं। टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। रोटेशन है कि रिवॉल्यूशन है उसका झगड़ा नहीं है। टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, तो 10 रोटेशन है 20 सेकेंड्स में, तो 1 रोटेशन है 40/10 2 seconds. इसका टाइम पीरियड है 2 seconds. टाइम पीरियड है 2 सेकंड। 20 सेकंड में 10 रोटेशन हो रहे हैं, तो एक रोटेशन का जो टाइम है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखिए, गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। इसको कहलाता है, ये कहलाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में थोड़ी सी तो चांसेस है नहीं कि आप कभी कभार उल्टा काम कर दें, तो यूनिटरी मेथड में सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है। अगर हम ये फॉर्मूला करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे तो न्यूमेरिकल के गलत होने के चांसेस कम है। गिवन टाइम में 20 सेकंड और इस टाइम में 10 रोटेशन हो रहे हैं, कौन सा आगे? अगर इसको धीरे से एक फॉर्मूले का स्वरूप दे दें तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। कितने समय में कितने रोटेशंस हो रहे हैं,
उसे पता लगेगा कि एक रोटेशन होने में कितना समय लग रहा है। ये इसका तरीका मैं बहुत बेटर बताऊंगा। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो गिवन इंफॉर्मेशन with units of time upon the other information. मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि भाई अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आपका आंसर तो सेकंड्स की यूनिट में आएगा ना। तो सेकंड में जो जानकारी दी गई है वो न्यूमरेटर में लिखो। अगर आप एक टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो आपका आंसर आएगा सेकंड्स में। आंसर सेकंड्स में लाने के लिए न्यूमरेटर में सेकंड वाली जानकारी होनी चाहिए ना। तो जो जानकारी उसने सेकंड्स में दी है वो न्यूमरेटर में डाले और जो भी दूसरी जानकारी दी है वो डिनोमिनेटर में डाल दो। अब ये थोड़ा बेटर फॉर्मूला हो गया। मेरे ख्याल से टाइम पीरियड के इस फॉर्मूले को आपको 3 स्टार तो देने ही चाहिए। अगर आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो आपको जो जानकारी टाइम में दी है वो न्यूमरेटर में डालनी चाहिए, तभी तो आपका भी आंसर सेकंड्स में आएगा। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब इसी सवाल का पार्ट भी हम करते हैं कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड यूज नहीं करना चाह रहा, बहुत ही बेसिक से करना चाह रहा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड के बाद यूज करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रोटेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रोटेशंस इन n is equal to number of rotations in 1 second. So number of 10 rotations in 20 seconds. तो नंबर चाहिए तो वो उल्टा ऐसा करना पड़ेगा 20 सेकंड में 10 rotations. Number of rotations same with the 1 second में आप सीखे 1 second में 10 by 20 rotations. So 1 second में half rotation. और number of rotations per second. Number of rotations per second ये निकल आया, बात सही है। तो जो frequency है जिसे हम ऐसे लिखते हैं वो 1/2। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया तो था। पूरे एग्रेशन के साथ मैं इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाया, हल्का सा बीच में कहीं मुझे अपने ऊपर डाउट तो आया था। इसलिए बेटर है कि फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला डेवलप कर ले। वन बाय टाइम तो बात कभी भी लिख सकता हूँ अगर टाइम पीरियड दिया हो, और जब तुम्हें टाइम पीरियड दिया नहीं है तो मैं बोला 10 रोटेशंस फॉर 20 सेकंड्स। जब ये दिया तो काम करो जो क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड, तो इंफॉर्मेशन इन सेकंड्स डिनोमिनेटर में आना चाहिए। इंफॉर्मेशन गिवन इन सेकंड्स ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन तो ये है 10 और सेकंड्स वाली जानकारी ये है 20। इसके बाद 1/2 पर सेकंड या 1/2 रोटेशन पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी है। 1/t से तो मैं निकाल ही सकता था, पर मैंने बड़ी सुंदर सी बात आपको बताई है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो आपका आंसर आएगा पर सेकंड में, तो सेकंड वाली जानकारी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। ऐसा लिख दीजिए। If we are calculating frequency, then the unit will be per second. Unit होगी इसकी per second. So the information given in seconds, unit होगी per second. So the information given in seconds should be in the denominator. बड़ी प्यारी बात है। Information given in seconds should be in the denominator. बस ये पर सेकंड है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, रोटेशन पर सेकंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सेकंड है, पर सेकंड या आरपीएस या हर्ट्ज सब एक ही बात है। ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, रोटेशन पर सेकंड है, इन सब का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक बात है। हम तो इतने में ही अगर इरिटेट हो जाएं कि रिवॉल्यूशन बोलना था कि रोटेशन बोलना था,
तो हमारा उस दिन का फिजिक्स का कोटा खत्म हो जाता है, हम आगे फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। परफेक्शनिस्ट होकर मत पढ़िए, छोड़ छोड़ के पढ़ना सीखिए। कहीं अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। क्या पता ये इस लायक है भी कि आप इस पर अटकें कि ना अटकें, वो तो टोटलिटी में बाद में ही समझ में आएगा कि इज इट वर्थ गेटिंग योरसेल्फ इरिटेटेड। छोड़ छोड़ के पढ़ें, रिवोल्यूशन है कि रोटेशन है, इन बारीकियों में ना जाएं, छोड़ छोड़ के पढ़ना सीखें। एग्जाम में भी आपको छोड़ छोड़ के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो छोड़ छोड़ के बिना अपना मोमेंटम बिगाड़े बढ़ने की आदत आपके पास जरूर होनी चाहिए। नहीं बन रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो, पर रुको मत, इरिटेट मत हो। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। अब एक क्वेश्चन ये लिख दीजिए, एक क्वेश्चन ये लिख दीजिए कि पार्टिकल is moving at a speed of 10 rps। पार्टिकल 10 rps की स्पीड से मूव कर रहा है। नाम तो इसका स्पीड है, पर यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं है, आरपीएस है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम। कह तो ये रहा है एंगुलर स्पीड, पर ये एक्चुअली ओमेगा नहीं मांग रहा है। अपन ने लिखा है कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम, और आप प्रश्न में लिख भी सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख दीजिए, since the unit is rpm it is not omega। जो आपसे मांगा जा रहा है ओमेगा नहीं, else the unit would have been radian per second। आप जो निकाल रहे हो उसकी यूनिट रोटेशन पर मिनट है, रोटेशन पर मिनट है, ये रेडियन पर सेकंड नहीं है। तो नाम तो है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी में हम ज्यादा फर्क अब करते नहीं है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को भी हम ज्यादातर स्केलर की तरह ट्रीट करें। तो एंगुलर स्पीड बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक ही बात है। आपको जो निकालना है एक्चुअली हम इसे कैपिटल एफ कहते हैं और 60 इनटू स्मॉल है, क्योंकि आरपीएम भी अगर एक मिनट में, अगर एक सेकंड में कुछ, एक सेकंड में जितना भी आर बोला है तो एक मिनट में तो उससे ज्यादा ही होगा। Small n is 60, small n is 60, न्यूमेरिकल में होगा ऐसा कि अगर वो आपको आरपीएस में दे रहा है तब तो खुशी की बात है, कोई खोपड़ी लगानी नहीं है आपको उसमें। पर अगर आरपीएम में दिया है तो पहले आप उसे आरपीएस में लाइए, 60 से डिवाइड कर, पर मिनट में दिया है, एक मिनट में तो ज्यादा बार कोई भी काम होगा। अगर एक मिनट में आप पूछ रहे हैं आप कितने पन्ने पढ़ रहे हैं, तो आप एक मिनट में ज्यादा पन्ने पढ़ पाएंगे बनिस्बत एक सेकंड के। एक सेकंड में जो कुछ भी हो रहा है उससे 60 गुना ज्यादा एक मिनट में हो पाएगा। तो अगर क्वेश्चन में जानकारी आपको आरपीएस में दी गई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ वेलकम इंफॉर्मेशन। पर अगर आरपीएम में दिया तो लिख दीजिए इंफॉर्मेशन इज गिवन इन आरपीएम। अगर इंफॉर्मेशन आरपीएम में दी गई है then you should divide it by 60, then you should divide it by 60 and bring it in RPS first। अगर इंफॉर्मेशन आरपीएम में दी गई है तो हमें इसे 60 से डिवाइड करना चाहिए और इसे आरपीएस में लाना चाहिए, और इसे आरपीएस में लाना चाहिए। अब हम तैयार हैं एग्जांपल नंबर 7.14 करने के लिए। The angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm। ओमेगा नॉट दिया है 1200 rpm, सॉरी ये ओमेगा नॉट तो नहीं, तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, एक्चुअली ओमेगा नॉट तो नहीं है, पर मैंने लिख दिया तो लिख दिया। और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 3120 rpm। ओमेगा की यूनिट एक्चुअली रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए, बनाएंगे इसको in 16 seconds। So time का इंटरवल है डेल्टा t है, t है वो 16 seconds। तो assuming the acceleration to be uniform, मतलब constant, alpha is equal to constant, so angular acceleration है constant, uniform से ये मतलब। How many revolutions does the engine make during this time? पहले तो मैं निकाल लेता हूँ थीटा भी, यहाँ पे भी और
एडवांस की बात करती है उसमें सीधे थीटा कितना है, एंगल, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मुझे निकालना। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये वाली क्वेश्चन लगेगी। ये तो नहीं लग पाएगी क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो दिया तो नहीं है मुझे निकालना थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डायरेक्टली से ये तो काम नहीं आता, डायरेक्टली तो काम नहीं आता क्योंकि इसमें जो मुझे निकालना है वो है ही नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी तक दिखता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि अल्फा दिया ही है, इसका मतलब ये टू स्टेप न्यूमेरिकल है। मेरे को अगर ये दिया है और ये दिया और ये दिया है तो एक्चुअली मैं पहले अल्फा निकालूं। मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे अल्फा नहीं दिया है। मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन भी नहीं लगा सकता, मुझे ये तो दिया है, ये तो दिया है, पर अल्फा नहीं दिया है, इसलिए मुझे इक्वेशन भी नहीं लगा सकता। इसलिए मैं समझ गया कि मुझे जो ये जानकारी दी है और ये जानकारी दी है, ऑफ कोर्स उसने आरपीएम में दी है और मैं उसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। मैं इस इंफॉर्मेशन की मदद से पहले अल्फा निकालता हूँ कि टी दिया है, ऐसा हम कर देते हैं। हम पहले ये इक्वेशन देते हैं, पहले तो आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू लेते हैं, ये 2 पाई n by 60, ये है 2 पाई into 1200 by 60, ये प्रॉपर मिनट में आ गए रेडियन पर सेकंड। तो जो फाइनल ओमेगा है वो आ गया 2 पाई into 3120 by 60, ये प्रॉपर आ गया रेडियन पर सेकंड। अगर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बकायदा रेडियन पर सेकंड में जाना होगा। इसने आरपीएम दिया है, इसे 60 से डिवाइड करिए, आरपीएस बनाइए और 2 पाई into n करिए, 2 पाई n करिए तो फिर ओमेगा मुझे पता है थीटा बाय t था, 2 पाई बाय t था और 1/9 का हम फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा का फार्मूला 2 पाई n होता है। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई n होता है, जहां n है आरपीएस, जहां n है आरपीएस। तो मैं टाइम उसमें मुझे यही हुआ है, मैं इसमें कैलकुलेशन करता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस 30, ये हो गया 2 पाई into 3120 by 60 is equal to 2 pi into 1200 by 60 plus alpha into time. टाइम को सोलह से अब मैं कैलकुलेशंस करूंगा, मुझे पहले से कैलकुलेशन नहीं कर देनी चाहिए क्योंकि कई बार चीजें कैंसिल हो जाती हैं। शुरू से एकदम से सॉल्व कर रहे हैं कि कोई भगी नहीं मच रही थी, हम इसे अब भी सॉल्व कर सकते हैं एज यू विश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप करें। इससे अपने को अल्फा निकालना पड़ेगा। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि इक्वेशन बना ले, उसके बाद ही कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, क्योंकि कई बार कुछ चीजें कैंसिल हो रही होती है। हो सकता है अगर यहाँ पे 2 पाई होता तो 2 पाई कम से कम सारे कैंसिल हो जाते, या यहाँ पे 1/60 होता तो 1/60 सारे कैंसिल हो जाते, क्या पता। तो फिलहाल तो चलिए ये कैंसिल कर दिया मैंने, ये कैंसिल कर दिया, हो गया 2 पाई और ये हो गया 6 पाई 30 और ये हो गया ये 2 पाई into 52 हो गया, तो 2 पाई into 2 हो गया, इसी को अल्फा into 16। चलो मैं इधर माइनस कर देता हूँ, इक्वल टू लिख दिया अल्फा into 16, 2 पाई into 52 minus 2 is equal to अल्फा into 16, 2 पाई into 50। सर वो 20 होगा सर। यस सर, यस 2 की जगह से 20 होगा सर। यस सर, 2 पाई into 20। यस हो गया, तो 52 minus 20 हो गया 32, अल्फा हो गया 4 और अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, थीटा होता है रेडियन में, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड में और अल्फा होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब अल्फा मेरा ठीक है आ चुका है। अब फाइनली मैं थीटा निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं थीटा निकालने के लिए ओमेगा 0 की प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। शॉर्टकट भी है, हालांकि चलिए यही करते हैं, देखते हैं इंसर्ट में क्या किया है।
एनसीईआरटी में ओमेगा नॉट को पहले रेडियन पर सेकंड में लिखा, फिर ओमेगा को भी रेडियन पर सेकंड में लिखा, और ओमेगा इसको अल्फा नॉट प्लस पी से किया, हाफ 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अपना मैच कर रहा है। फिर एंगुलर एक्सप्रेशन इतना हो गया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर ठीक है यही फॉर्मूला लिखा, और अब कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मान ले रहा हूँ कि ये सॉल्व करके आ रहा है 1.52 पाई, ये सॉल्व करके ऐसा आ रहा है 1.52 पाई रेडियन ऐसा है। अब अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है, थीटा इज इक्वल टू सर दूसरे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है, थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगुलर वेलोसिटी पर ट्रांसफर। जैसे ओमेगा का एक फॉर्मूला है 2 पाई है, ऐसे मैं थीटा का भी फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 पाई। इरिटेटेड और इंटरेस्ट जानकारी आपके सामने, ये n होता है r/s और ये होता है टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ओमेगा का भी फॉर्मूला 2 पाई n होता है, थीटा का भी फॉर्मूला 2 पाई n होता है, और दोनों बार n का सिग्निफिकेंस, n का मीनिंग अलग अलग है, दोनों बार n का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, या भाई आप इसको यूनिटरी मेथड से देख पाओ, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in one rotation multiplied by total number of rotations टाइम से मतलब नहीं, कितने टाइम से इससे मतलब नहीं, बस टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक रोटेशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 पाई का, एक रिवॉल्यूशन में भी 2 पाई का ही होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। इसलिए इसने नंबर ऑफ रोटेशंस मांगी है या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मांगी है, तो जो भी थीटा इसने निकाला था 1152 पाई का ही था, उसको आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, रिवॉल्यूशन है कि रोटेशन है इससे मतलब नहीं है, इसको हम रोटेशन कहते हैं और इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, बॉडी जैसे घूमती है इसके अलावा, और इसके अलावा घूमती है इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो खुद के अलावा घूमती है तो रोटेशन कहते हैं। हमें फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं है कि क्या रोटेशन होता है क्या रिवॉल्यूशन होता है, आप तो केवल ये समझिए सर। हाँ बोलिए सर, इसमें क्या कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन जब किया अपन ने, तो इसमें आपने बोला कि वो पूरा एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई है, तो वो 2 पाई आर होना चाहिए ना, क्योंकि एक रोटेशन तो 2 पाई आर होता है, और सर्कमफेरेंस ऊपर आपके तो बेटा डायमेंशन ही पता नहीं आर के ट्रायंगल के फॉर्मूले मैंने बोला है कि टोटल अलग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऊपर आर का टर्म पता नहीं कहां से ला रहे हैं आप, एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल होता है वो 2 पाई, तो वो रिवॉल्यूशन में 2 into 2 पाई, तो n रिवॉल्यूशन का एंगल होगा n into 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, दो रिवॉल्यूशन में 2 into 2 पाई, 5 रिवॉल्यूशन में 5 into 2 पाई, तो अगर टोटल n रिवॉल्यूशंस हुई है तो n into 2 पाई। फिर से बोले सर 2 पाई आर वाली बात आप क्या चाह रहे हैं, थोड़ा और क्लियर कर बताएं। सर मैं कंफ्यूजन में था कि वो जो बचपन में सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सिखाते हैं ना, उससे कंफ्यूजन हो गया था। तो सर्कमफेरेंस एक रिवॉल्यूशन में द डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस की अगर बात करते हैं ना, तो मैं 2 पाई r इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करता हूं, इसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n रिवॉल्यूशंस इज 2 पाई r इनटू n। सर्कमफेरेंस एक डिस्टेंस है और हम फिलहाल उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं, 2 पाई r को आप उससे ना ला, थीटा का फॉर्मूला अगर 2 पाई n है तो थीटा बाय d कर दीजिए, 2 पाई हो जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है, और रिवॉल्यूशन है थीटा बाय d ओमेगा हो जाएगा, ये भी 2 पाई n हो जाएगा, तब की बात आती है ओमेगा का फॉर्मूला तो हमने 2 पाई n पढ़ा है, और थीटा का फॉर्मूला भी 2 पाई n होता है। एक रिवॉल्यूशन में ये एंगल, तो n रिवॉल्यूशन में तो इतना ही टोटल एंगल होगा। इस सवाल में आपसे पूछा है n
number of revolutions. The number of revolutions is the total theta upon 2 pi, because this is the angle in one revolution. So this is 1.525 upon 2 pi. ये नंबर है, इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंफ्यूजिंग है। ओमेगा का फॉर्मूला तो आपको क्लिक कर ही जाएगा। ओमेगा होता है थीटा बाय टी, 2 पाई बाय टी, और 1/3 है 2 पाई है। ये तो आपकी आदत में धीरे-धीरे आ ही जाएगा। थीटा का फॉर्मूला भी 2 पाई होता है, इससे आपको बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। होता है 2 पाई है, दिस इज द एंगल इन वन रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टोटल। और जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, distance in one revolution is equal to circumference for 2 pi r. Distance traveled in n revolutions is equal to 2 pi r into n. अगर आपको अगर इसका corresponding angle चाहिए तो s is equal to r theta निकाल दीजिए। s आपको पता ही है 2 pi r into n थीटा कैंसिल हो जाएगा। थीटा का जो फॉर्मूला आ गया ये डेरिवेशन रिवाइज ना करें। डिस्टेंस अगर अपने को पूरा पता है तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल सब्टेंडेड निकाल ही सकता हूं s इज इक्वल टू r थीटा से। सर्कुलर मोशन में एक बात का ध्यान रखिए कि हम लोग कभी भी जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रहे हैं। हम ऐसी इमेजिनेशन ना करें जब तक वो आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात अलग से ना करें। सर्कुलर मोशन जब आप कर रहे हैं ना तो आप हमेशा सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो सर्कुलर ट्रैक है ना उसे खोल के ऐसे जमीन पर फैला दीजिए तो स्ट्रेट लाइन ट्रैक बन जाएगा। ऐसी एक बात कुछ लिख दीजिए कि इन सर्कुलर मोशन वी नेवर लीव द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर मोशन में हम लोग सर्कुलर ट्रैक को कभी नहीं छोड़ते हैं। सर्कुलर मोशन में हम लोग सर्कुलर ट्रैक को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अगर एक सिंप्लीफिकेशन की बात करें, अगर आप सर्कुलर मोशन के सवालों में आप परेशान हैं तो मैं आपको एक सिंप्लीफिकेशन दे सकता हूं कि सर्कल को जब आप खोल के जमीन पे स्ट्रेट फैला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक बन जाएगी। तो वो सारे एंड के फॉर्मूला लगा देगा। ऐसा लिख दीजिए alternate method of solving numericals of rotational kinematics। सर्कुलर कह दूंगा alternate method of solving numericals of circular kinematics। सर्कुलर काइनेमेटिक्स मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये वजह है आप v इज इक्वल टू u प्लस kt का फॉर्मूला से वैल्यू पर सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा के बजाय आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 as के फॉर्मूला से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के बदले आप s is equal to ut plus half kt square से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारियां दी गई हो ना रेडियन पर सेकंड में, उन्हें आप मीटर पर सेकंड में ले आना। दी गई जानकारियों को तुम लीनियर वेरिएबल्स में बदल लेना और फिर ये फॉर्मूले लगा दे, सारे सवाल बन जाएंगे। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आइडियली इट इज डिजायरेबल कि आप इन इक्वेशंस को सीखिए, इन्हीं की आदत डालिए। आइडियली डिजायरेबल है कि इन्हीं की आप आदत डालिए। तो आप देखिए सर, आप इसमें कहीं भी सर्कुलर पाथ छोड़ नहीं रहे तो इसको मैं ओपन करके ऐसा बना ही सकता हूं। अगर ये 2 पाई r है into n है तो आप यहां s को 2 पाई r into n है। आप बस सब कुछ अगर आपको रेडियन में कुछ दिया है तो आप उसे मीटर में ले जाइए। तो रेडियन पर सेकंड में दिया है उसे आप मीटर पर सेकंड में ले जाइए।
और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आपको निकालना है, तो आप एक्सपेरिमेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप इसके जगह इन इक्वेशन से काम चला सकते हैं। खैर, जब तक हम इस तरह से सारे सवाल करेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस में आएगा नहीं, तो बेहतर है छोड़िए। हम शॉर्टकट सीखने के लिए ज्यादा फेवर में हैं। शॉर्टकट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस होती नहीं है और हम उनमें मेस फाइनली कर ही देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट या ऑल्टरनेट अप्रोचेस पढ़ाने के बहुत फेवर में नहीं हूँ। ये है तो बड़ी प्यारी सी बात, पर आप फिलहाल इसे इग्नोर ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी अचानक आपको कहीं ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे भी हो सकता है, वरना चीज़ें मिक्सअप ही होंगी। कम से कम इनिशियली तो इसी से प्रैक्टिस करें। मुझे बस आपको यही सिखाना था कि भाई यहाँ पे अगर एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे है तो यहाँ लीनियर एक्सीलरेशन, या अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी की बात करी किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली आपका पाथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप सर्कुलर पाथ ऐसा कुछ लिख लीजिए, सर्कुलर पाथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू corresponding linear path. Circular path can be converted into corresponding linear path. हाँ, मैं ये ऑल्टरनेट मेथड जरूर इसके क्वेश्चन में देना चाहूंगा। इसके पूरे क्वेश्चन में ऑल्टरनेट मेथड देना चाहूंगा। ये थीटा को ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 2 से एक डायरेक्ट शॉर्टकट, ये प्यारा शॉर्टकट है, तो ये सीख पाए तो बड़ा प्यारा। ये जरूर एक लास्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ और कायदे से बड़ी सुंदर बात है, सीख पाए तो मजा आए। हम लोग पहले तो वो पढ़ते ही थे, ऐसा फॉर्म में रूट प्लस 3/2 इनटू टी लीनियर मैकेनिक्स। If velocity increases linearly from root to v, then it can be assumed to be constant throughout at average velocity. अगर वेलोसिटी u से बढ़ के v हुई है तो आप ये मान लीजिए कि थ्रूआउट वेलोसिटी एवरेज से कांस्टेंट, और अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी टाइम होता ही है। अगर एक्सेलरेशन ना दिया है ना मांगा है तो हम क्यों पहले ए को निकालें और फिर अगली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें? ये अगर हम सीखें तो अच्छा फायदा तो रहेगा। ऐसा लिख लीजिए आगे, और आस अगर एक्सेलरेशन ना तो दिया है ना मांगा है, हाँ ये जरूर पता है पक्का कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालें, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी टू टाइम। यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि अगर वेलोसिटी, जैसे बोला है सबसे सवाल में कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म, तो बस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो आप पूरी जर्नी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा और थीटा बराबर, तो थीटा का भी एक फॉर्मूला ओमेगा टी, आप अच्छे से आदत में डाल इस्तेमाल कर लें। आप बल्कि हेडिंग दे सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी
मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये सब तो एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस है। एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है। ओमेगा स्क्वायर टी और हाफ अल्फा टी स्क्वायर पुट अल्फा इज इक्वल टू 0। ओमेगा नॉट टी आई हमें पता है एस का फॉर्मूला dt होता है, तो ये dt का फॉर्मूला हो जाएगा 1 से रिफ्लेक्शन करूंगा तो हाफ से मल्टीप्लाई कर और इसको बेस से बता देते ऐसे तो और थीटा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जो चीज लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन में s है वो एंगुलर मोशन में थीटा है और जो वहां v है वो यहाँ ओमेगा है। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होगा, अगर एक्सीलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होगा, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में आपको पहले देखना तो चाहिए कि मोशन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का है या एक्सीलरेशन वाला केस है। लीनियर मोशन में भी हमें कायदे से देखना ही चाहिए कि मोशन कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी का है कि एक्सेलरेशन मोड का वाला केस है। बस अब मैं स्पेशल केस आपको और याद दिला ही देता हूँ। मैंने तो आपको ये पढ़ा दिया कि स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन में कोई फर्क नहीं है। न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन के भी स्ट्रेट लाइन मोशन से सॉल्व किए ही जा सकते हैं। तो जो कुछ भी आपने लीनियर मैकेनिक्स में पढ़ा है सिर्फ यहाँ टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है। थीटा की जगह एस की जगह थीटा हो रहा है, ई की जगह ओमेगा हो रहा है, ए की जगह अल्फा हो रहा है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, बाकी ऐसे ऐसे वहीं वहीं घूमते रहो या स्ट्रेट लाइन में लंबा निकल लो, कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं आया। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ भी वैलिड है। उसने ये बताया था कि इफ u is equal to 0, a is equal to constant, then for successive equal intervals of time linear displacements are in the ratio 1:5। बस एक लास्ट बात पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी आपने लीनियर मोशन में पढ़ा है कायदे से सर्कुलर मोशन में सब कुछ वैलिड है, बस टर्म चेंज कर लीजिएगा। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ भी वैलिड है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे किसी भी वैल्यू पर कांस्टेंट हो, जी पे वैल्यू कांस्टेंट हो या जी साइन थीटा हो, तो सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम मतलब पहले 5 सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले 5 सेकंड फिर 5 सेकंड फिर 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं लीनियर वाले दे आर इन द रेशियो 1:3:5। आज मैं कहना चाहता हूँ कि ओमेगा 0 है, अल्फा कांस्टेंट है एंड डेल्टा टी इक्वल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स are in the ratio 1:5। सेम बात है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी तो नहीं है, पर अब हम इस टाइप की थोड़ी थोड़ी बातें ऐड करेंगे हल्की सी। जो बात लीनियर मैकेनिक्स में पढ़ी है ये तो समझ ही लिया कि सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में वही इक्वेशंस वैलिड हैं। तो जो एनसीईआरटी ने लीनियर मोशन में पढ़ा है वो एनसीईआरटी सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में तो दे ही सकती है। तो दिस शुड बी कंसिडर्ड टू बी वेरी मच इन एनसीईआरटी, डायरेक्टली नॉट गिवन बट इसके काउंटर पार्ट में तो दिए ही है। और क्लियर करने के लिए मैं आपको इसके टोटल लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है
ओमेगा 0 0 मतलब पार्टिकल starts rotate around x. पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 था। फिर ये जो हो गया कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, इस वैल्यू पे कांस्टेंट है ये तो नहीं पता। फिर होगा एंगल स्क्वायर in first 10 seconds is theta 1. Okay, so the angle square in next 10 seconds is theta 2. Find theta 2. अपने आप में बढ़िया केस बनते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, अल्फा कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल इक्वल है। पहले भी 10 सेकंड की बात हो रही है और बाद में भी 10 सेकंड की बात हो रही है, तो फिर हमें डायरेक्टली लिखना है कि भाई ये तो 1 इसमें 3 इसमें 5 इसमें 7 के रेशो होते हैं। अगर मैं थीटा 1 को 1 लेना तो थीटा 2 को मुझे 3 लेना है, तो थीटा 2 बाय थीटा 1 इसको 3 या आंसर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। हर वो चीज जो आपने लीनियर मोशन में पढ़ी है, न्यूमेरिकली भी मैथमेटिकली भी रोटेशनल मोशन में वैलिड है। रोटेशनल मोशन में वैलिड है। सर्कुलर मोशन वही घूमते रहो, एक्सेलरेशन से या एक्सेलरेशन से गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चला दो, कोई फर्क नहीं। देखो है ना, इसको तुम r से डिवाइड करो, v का फॉर्मूला r ओमेगा होता है, v का फॉर्मूला r होता है, ओमेगा होगा इनिशियल वेलोसिटी, और a बाय r को हम पढ़ेंगे ये अल्फा होता है। ऐसे ही जिस तरह से यूज कर प्लस 2as है उनसे इससे डिवाइड कर दो, इससे r स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 a बाय r इनटू s बाय r। ये r को क्या इसको इग्नोर किया जाए, ना पढ़ा जाए, बस ये विश्वास रखा जाए कि हाँ यार ये कुछ रिलेट तो किया जा सकता है, इस पूरा डेरिवेशन हो तो रहा है, इससे हम कुछ करके ये ला सकते हैं और इससे हम कुछ करके ये ला सकते हैं। इसका मतलब अगर प्रॉपर कन्वर्जेंस कर लिए जाएं तो सर्कुलर मोशन के सवालों को स्ट्रेट लाइन के मोशन के सवालों से रिलेट किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है और इसको शायद मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए था आइडियली स्पीकिंग, तो आप अगर इग्नोर कर सकते हो तो छोड़ दीजिएगा, गलती से पढ़ा दिया मैंने। मुझे अपनी नॉलेज एक्सिबिट करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती तो है, तो फिर इसलिए निकल जाता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए हम टीचर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। सो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट गाइस एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।